नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने 25 दिसंबर 2025 की एक रिपोर्ट है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही कह सकते हैं चमकदार तस्वीर पेश करती है। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इसे एक दुर्लभ गोल्डीलॉक्स चरण कहा है। अब ये एक बड़ा दावा है, तो आज हम इसी की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था वाकई इतनी परफेक्ट है या फिर सतह के नीचे कुछ और भी चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसी शब्द पर आते हैं, गोल्डीलॉक्स। ईमानदारी से कहूं तो जब मैंने ये शब्द रिपोर्ट में पढ़ा, मुझे लगा मैं कोई बच्चों की कहानी पढ़ रहा हूं। मतलब अर्थव्यवस्था जैसी गंभीर चीज के लिए यह एक बहुत ही अजीब शब्द है। इसका क्या मतलब है? आपका सोचना बिल्कुल सही है। ये शब्द आया तो बच्चों की कहानी से ही है, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने इसे आप कह सकती हैं अपना बना लिया है। ठीक है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, बहुत तेज चलाएंगे तो इंजन गर्म हो जाएगा, यानी हाई इन्फ्लेशन का खतरा, और बहुत धीरे चलाएंगे तो कहीं पहुंचेंगे ही नहीं, यानी रिसेशन। गोल्डीलॉक्स का मतलब है कि आप हाईवे पर एक स्थिर सुरक्षित रफ्तार से चल रहे हैं। तो बहुत तेज न बहुत धीमा। बिल्कुल सही। और स्रोत के अनुसार भारत इस वक्त ठीक यही कर रहा है। मजबूत विकास दर भी है और साथ साथ महंगाई भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। और ये संतुलन हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही वाली स्थिति है। चलिए फिर इस दावे की पहली कड़ी को देखते हैं, विकास दर। रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 8.2% रही है, जो पिछली 6 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। अब 8.2% सुनने में तो असाधारण लगता है, पर क्या ये वाकई उतना ही बड़ा है? इनसे तुलना करते हैं जो 2-3% ग्रोथ के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। सही बात है। उस लिहाज से 8.2% एक जबरदस्त छलांग है। लेकिन यहाँ एक और पहलू समझना जरूरी है। क्या? भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहां विकास की गुंजाइश मतलब पोटेंशियल स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि आंकड़ा अच्छा है या नहीं। असली सवाल है कि ये वृद्धि आ कहां से रही है, क्या ये टिकाऊ है और क्या इसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंच रहा है। बहुत अच्छा पॉइंट है, तो चलिए इसी को खुरीदते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस 8.2% के पीछे कौन से इंजन काम कर रहे हैं? स्रोत के अनुसार इसके पीछे 2 मुख्य इंजन हैं। पहला है मजबूत घरेलू खपत, मतलब लोग खर्च कर रहे हैं। हाँ, आसान भाषा में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ियां हो, घर का सामान हो या छुट्टियां। ये दिखाता है कि लोगों को अपनी नौकरी और भविष्य पर भरोसा है। और दूसरा? दूसरा बड़ा कारण है मजबूत क्रेडिट विस्तार, यानी बैंक कंपनियों और आम लोगों को आसानी से कर्ज दे रहे हैं। अच्छा। जब कंपनियां कर्ज लेती हैं तो वो नई फैक्ट्रियां लगाती हैं, नई भर्तियां करती हैं। इससे अर्थव्यवस्था को और गति मिलती है। लेकिन क्या घरेलू खपत पर इतनी ज्यादा निर्भरता एक दो-धारी तलवार नहीं है? मेरा मतलब है, ये अच्छी बात है कि हमारा विकास बाहरी दुनिया पर उतना निर्भर नहीं है, लेकिन अगर कल को किसी वजह से लोगों का आत्मविश्वास डगमगाया और उन्होंने खर्च करना कम कर दिया, तो क्या ये पूरी साइकिल उलट नहीं जाएगी? ये एक बहुत बड़ा जोखिम है और अर्थशास्त्री हमेशा इस पर नजर रखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ एक इंजन पर निर्भर रहना वो खतरनाक हो सकता है। राइट। हालांकि इस रिपोर्ट के संदर्भ में जो बात आत्मविश्वास देती है वो ये है कि ये खपत सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं दिख रही। स्रोत बताता है कि ग्रामीण मांग में भी मजबूती के संकेत हैं। अच्छा। जो शायद अच्छी फसल और बढ़ती ग्रामीण आय की वजह से है। तो जब विकास ज्यादा ब्रॉड बेस्ड होता है, मतलब अर्थव्यवस्था के कई हिस्से एक साथ अच्छा कर रहे होते हैं, तो एक हिस्से के धीमे पड़ने का झटका बाकी सह लेते हैं। इसी को लचीलापन या रेजिलियंस कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये तो हुई घर की बात। लेकिन क्या बाहर की दुनिया भी भारत की इस कहानी पर यकीन कर रही है? जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, वो लोग इस 8.2% के आंकड़े को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, और उनका यकीन सिर्फ बातों में नहीं, उनके अनुमानों में भी दिख रहा है। रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि एडीबी ने भारत के पूरे साल के विकास के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। ओके, 6.5 से 7.2। जी, और ये सिर्फ एक अच्छा सर्टिफिकेट नहीं है। जब एडीबी जैसी वैश्विक संस्था अपना अनुमान बढ़ाती है, तो ये दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशकों के लिए एक सीधा संकेत होता है कि भारत में पैसा लगाने का ये सही समय है। इससे और निवेश आता है। हाँ, इससे देश में और ज्यादा विदेशी निवेश आता है,
जो विकास की इस गाड़ी को और तेज दौड़ाने में मदद करता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एडीबी ने जो अपना अनुमान बढ़ाया है वो सिर्फ टैक्स कटौती की वजह से नहीं बल्कि जमीन पर दिख रही घरेलू खपत की मजबूती को देखकर भी है? निश्चित रूप से। ये संस्थाएं सिर्फ सरकारी नीतियों को नहीं देखती, वो जमीनी हकीकत का भी विश्लेषण करती हैं। जब उन्हें दिखता है कि कार की बिक्री बढ़ रही है, लोग घर खरीद रहे हैं, कंपनियां निवेश कर रही हैं, तो ये उनके मॉडल्स में एक सकारात्मक इनपुट की तरह काम करता है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक एडीबी ने अपने अनुमान को बढ़ाने का एक खास कारण बताया है, और वो है हाल की टैक्स कटौतियों का गुणक प्रभाव या मल्टीप्लायर इफेक्ट। फिर एक और भारी भरकम शब्द आ गया, गुणक प्रभाव। ये सुनने में किसी जादू की तरह लगता है। क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकती हैं? ये वाकई एक आकर्षक सिद्धांत है। इसका सरल अर्थ है कि सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में डाला गया 1 रुपया अंत में 1 रुपये से कई ज्यादा का आर्थिक लाभ पैदा करता है। अच्छा। मान लीजिए सरकार ने टैक्स में 100 रुपए की कटौती की, तो आपके हाथ में 100 रुपए ज्यादा आए। ठीक है। आपने उस पैसे से एक रेस्टोरेंट में खाना खाया। अब वो 100 रुपए रेस्टोरेंट मालिक के पास चले गए। उसने उस कमाई से अपने वेटर को सैलरी दी और सब्जी वाले से सब्जियां खरीदी। फिर वेटर और सब्जी वाले ने उस पैसे को अपनी जरूरतों पर खर्च किया। इस तरह सरकार का वो शुरुआती 100 रुपया पूरी अर्थव्यवस्था में घूम घूम कर शायद 300 या 400 रुपए की कुल आर्थिक गतिविधि पैदा कर देता है। अच्छा। इसी चेन रिएक्शन को गुणक प्रभाव कहते हैं। ये तो बहुत बढ़िया लगता है, जैसे अर्थव्यवस्था के लिए एक फ्री लंच हो। लेकिन क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? मतलब क्या इस गुणक प्रभाव का कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? क्या इससे कीमतों में जरूरत से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो सकती? महंगाई का खतरा? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। यही अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा चैलेंज है। गुणक प्रभाव विकास को गति तो देता है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था पहले से ही अपनी पूरी क्षमता पर चल रही हो, तो ज्यादा पैसा सिर्फ चीजों की मांग बढ़ाता है और कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। यही ओवरहीटिंग है। बिल्कुल, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। लेकिन गोल्डीलॉक्स की स्थिति इसीलिए खास है। रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई का मानना है कि अभी अर्थव्यवस्था में इतनी गुंजाइश है कि यह अतिरिक्त मांग को बिना महंगाई बढ़ाए खपा सकती है। शायद सप्लाई चेन बेहतर हो रही है या कंपनियां ज्यादा उत्पादन कर रही हैं। फिलहाल वे इस जोखिम को नियंत्रण में मान रहे हैं। तो अगर हम अब तक की बातचीत को जोड़कर देखें तो एक परफेक्ट गोल्डीलॉक्स स्थिति 8.2% की शानदार विकास दर जो घरेलू मांग पर टिकी है और उस पर एडीबी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भरोसा, ये तस्वीर तो वाकई बहुत अच्छी लग रही है, शायद जरूरत से ज्यादा अच्छी। बिल्कुल, और इसीलिए हमें इस तस्वीर को वैश्विक संदर्भ में देखना होगा। रिपोर्ट की पहली लाइन में वैश्विक अनिश्चितता का जिक्र है। सही बात है। 2025 में दुनिया के कई हिस्सों में तनाव है, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी पड़ रही हैं और सप्लाई चेन की समस्याएं भी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। इस उथल-पुथल के बीच भारत का इस तरह का प्रदर्शन उसे दुनिया में एक सेफ हेवन या एक स्थिर लंगर की तरह दिखाता है। अच्छा। जब बाकी दुनिया में निवेश के अवसर कम हो और जोखिम ज्यादा हो, तो भारत जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था वैश्विक पूंजी के लिए एक चुंबक बन जाती है। लेकिन एक अच्छी रिपोर्ट हमेशा वो नहीं होती जो सब कुछ अच्छा बताती है, बल्कि वो होती है जो पूरी तस्वीर दिखाती है। ये रिपोर्ट विकास और स्थिरता का जश्न मना रही है, लेकिन उन मुद्दों का क्या जिन्हें अक्सर ऐसी हेडलाइंस के नीचे दबा दिया जाता है? मेरा मतलब है, क्या रिपोर्ट में बेरोजगारी, खासकर युवाओं में, या ग्रामीण आय में असमानता जैसे मुद्दों पर भी कुछ कहा गया है? क्योंकि उनके बिना सब कुछ सही वाली तस्वीर अधूरी लगती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर बड़ी आर्थिक रिपोर्टें मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़ों पर ही केंद्रित होती हैं, जैसे जीडीपी और महंगाई। स्रोत में इन मुद्दों पर सीधे तौर पर कोई गहरा विश्लेषण नहीं है। ये रिपोर्ट की एक सीमा हो सकती है। हालांकि हम कुछ छिपे हुए संकेत समझ सकते हैं। जैसे अगर घरेलू खपत मजबूत है, तो इसका मतलब है कि लोगों के एक बड़े वर्ग के हाथ में पैसा आ रहा है। लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि आय का वितरण कितना समान है। सही। क्या ये विकास कुछ ही शहरों और शहरों में केंद्रित है, या इसका लाभ छोटे कस्बों और गांवों तक भी पहुंच रहा है? इन सवालों के जवाब के बिना गोल्डीलॉक्स की चमक थोड़ी फीकी लग सकती है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि दिसंबर 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हमारे सामने हैं, वे वाकई एक असाधारण दौर की ओर इशारा कर रहे हैं।
मजबूत विकास, नियंत्रित महंगाई और घरेलू मांग का सहारा, ये सब मिलकर एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर बनाते हैं जिसे विशेषज्ञ गोल्डीलॉक्स चरण कह रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि इस तस्वीर के कुछ हिस्से अभी भी धुंधले हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जिस पर श्रोताओं को विचार करना चाहिए। रिपोर्ट इस आदर्श स्थिति का जश्न मनाती है, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि अर्थशास्त्र में गोल्डीलॉक्स जैसे चरण हमेशा नहीं रहते, वे बहुत नाजुक होते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हम एक आदर्श स्थिति में हैं, बल्कि ये है कि ये कब तक चलेगा और इस असाधारण विकास की गति को भविष्य में बनाए रखने के लिए वो कौन सी एक संभावित चुनौती या एक बाहरी झटका हो सकता है। चाहे वो तेल की कीमतों में अचानक उछाल हो या कोई नया वैश्विक संघर्ष जो इस परफेक्ट संतुलन को सबसे पहले बिगाड़ सकता है। असली परीक्षा इसी चुनौती का सामना करने में होगी। अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।